बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा और उसकी कुछ टाइप के बारे में पढ़ा कि डिफ्यूजन क्या होती है डिफ्यूजन क्या है, पैसिव डिफ्यूजन क्या है, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे हम लोग बेटा बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ द हाई कंसनट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। मतलब फॉर एग्जांपल कि एक कमरे पूरे के अंदर जो है वो स्प्रे जो है वो फैली हुई है और उसको आपने जो है वो एक कॉर्नर पे इकट्ठा करना है, उस कॉर्नर पे जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन पहले ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब वो किसके ज़रिए जाएगी बेटा? वो खुद ब खुद नहीं जाएगी, बल्कि उसको लेके जाने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ऐसी ट्रांसपोर्ट के जिसमें हमें एनर्जी लगानी पड़े, और वो हमेशा ट्रांसपोर्ट जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होती है। जहाँ पे अमाउंट कम है वहाँ से ज़्यादा अमाउंट की तरफ, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से कम जो है वो तो खुद ब खुद ही आ जाएगा ना, लेकिन अगर कम से ज़्यादा की तरफ लेके जाना है तो फिर हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इस चीज़ को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक पंप के बारे में समझते हैं। हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक बेटा पंप होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं सोडियम पोटाशियम ATPase पंप, ठीक है। नॉर्मली इसको सोडियम पोटाशियम पंप का नाम दिया जाता है। ये सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो क्या करता है, जब हमारी जो न्यूरॉन्स हैं बॉडी की जो कि ब्रेन को मैसेज देती हैं, जब वो रेस्टिंग फेज़ में होती हैं, मतलब कि वो कोई मैसेज ब्रेन को नहीं दे रही। फॉर एग्जांपल जो स्किन की हैं, पेन नहीं हो रही बॉडी में, तो पेन की जो न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेन को कोई मैसेज नहीं दे रही, तो उस टाइम पे वो रेस्टिंग फेज़ में। तो रेस्टिंग फेज़ में बेटा उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने अपने सेल के ये सेल के अंदर वाली साइड है, ये सेल की बाहर वाली साइड है, उन्होंने सेल के अंदर वाली साइड पे सोडियम को कम से कम करना होता है और पोटाशियम को ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है। तो उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, इस सोडियम पोटाशियम ATPase पंप को यूज़ करवाना पड़ता है। ATP यहाँ पे एनर्जी के तौर पे यूज़ होती है। वो करते हैं सेल के बाहर से पोटाशियम लेके आते हैं। अब देखें बाहर पोटाशियम कम है, अंदर पोटाशियम ज़्यादा है, तो अब लेकिन अंदर और ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और सोडियम जो है वो बाहर निकलना चाहिए, तो खुद ब खुद नहीं निकलेगा, क्योंकि जो पोटाशियम है वो बाहर कम है, अंदर ज़्यादा, तो अंदर से बाहर जाएगा। लेकिन हमने पोटाशियम को अंदर लेके आना, सोडियम को बाहर निकालना। तो उसके लिए फिर हमारी जो न्यूरॉन है ये एनर्जी को यूज़ करवाती है, और एनर्जी को यूज़ करवा के ये प्रोसेस करवाती है, पोटाशियम को सेल के अंदर लेके आती है, और जो सोडियम है इसको सेल से बाहर निकालते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। उसके बाद अगली डेफिनेशन हमारे पास आती है जी एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? द इंजेक्शन ऑफ द बल्की मटेरियल बाय द सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू द इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। कि अगर सेल मेम्ब्रेन किसी भी बल्की मटेरियल के साथ अटैच होके तो उसके इर्द गिर्द एक इनफोल्डिंग करके तो उसको जो है वैक्यूल की फॉर्म में अंदर ले जाए, तो उसको एंडोसाइटोसिस का नाम देते हैं, ठीक है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। अगर तो वो सॉलिड मटेरियल को लेके जाए तो वो फैगोसाइटोसिस है, और अगर वो लिक्विड मटेरियल को लेके जाए तो वो पिनोसाइटोसिस है, ठीक है। ये नॉर्मली इस तरह से याद रख लीजिएगा कि अगर कोई खाने वाली चीज़ जो है वो सेल के अंदर जाए तो वो फैगोसाइटोसिस होगी, पीने वाली चीज़ जाएगी तो वो पिनोसाइटोसिस होगी, ठीक है। अब ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें जो मैंने आपको पहले दिए हुए हैं वो सारे आपने लिखने हैं, याद करना है, ये आपका होमवर्क है।